दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण कथन और शब्दावली से संबंधित इस वीडियो में प्रस्तुत है प्रमुख विद्वानों, यात्रियों, इतिहासकारों तथा शासकों द्वारा कहे गए प्रमुख कथन जो इतिहास विषय से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के साथ सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम मुगल वंश तथा मराठा साम्राज्य से संबंधित प्रमुख कथन और विचारों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आइए बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण कथन और विचारों को जान लेते हैं। पहला है दोस्तों, किसान और निचले तबके के लोग नंगे ही रहते हैं। ये बाबर का कथन है। तो याद रखिएगा, भारत में किसानों और निचले तबके के बारे में वर्णन करते हुए बाबर ने लिखा है कि किसान और निचले तबके के लोग नंगे ही रहते हैं। ये बाबर का कथन है। अगला है दोस्तों, वह यानी बाबर बदख्शां, कंधार और काबुल पर राज करता था, जिससे उसे सेना की ज़रूरतें पूरी करने के लिए काफ़ी आमदनी नहीं होती थी। दरअसल तो कुछ सीमावर्ती प्रदेशों में सेना और प्रशासन पर काबू रखने में आमदनी से ज़्यादा खर्च हो जाता था और इस मामूली आमदनी से वह अपने बेगों और गोत बंधुओं की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता था। ये अबुल फजल का कथन है बाबर के बारे में। अगला कथन है दोस्तों, देखिए, हिंदुस्तान एक विचित्र देश है और हमारे इलाकों को देखते हुए यह एक नई दुनिया है। इसके पहाड़, दरिया, जंगल और रेगिस्तान, इसके कस्बे, इसके खेत, इसके जानवर और पौधे, इसके लोग और उनकी भाषाएं, इसकी वर्षा, सब की सब भिन्न है। तो भारत के बारे में वर्णन करते हुए बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि हिंदुस्तान एक विचित्र देश है और हमारे इलाकों को देखते हुए यह एक नई दुनिया है। अगला है दोस्तों, देखिए, प्रसन्नचित्त, वीर, महान, विचारशील तथा निष्पक्ष व्यक्तित्व के कारण यदि बाबर का पालन पोषण और प्रशिक्षण इंग्लैंड में होता तो निश्चय रूप से वह हेनरी चतुर्थ होता। ये किसका कथन है? तो ये हेनरी इलियट का कथन है। अगला है दोस्तों, बाबर अपने समय के एशियाई शासकों में सबसे अधिक प्रतिभाशाली और किसी देश और काल के सम्राटों में उच्च पद पाने योग्य था। तो ये इतिहासकार स्मिथ का कथन है। स्मिथ ने बाबर के बारे में लिखा है कि अपने समय के एशियाई शासकों में सबसे अधिक प्रतिभाशाली और किसी देश तथा काल के सम्राटों में उच्च पद पाने योग्य था। अगला कथन है दोस्तों, देखिए, भारतीय समाज में आकर्षण का अभाव है, लोग सुंदर नहीं हैं तथा सामाजिक वर्गों के बीच संपर्क नहीं है। ये बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करते हुए। अगला है उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य रही है। ये लेन पूल का कथन है बाबर की आत्मकथा बाबरनामा के बारे में। दोस्तों, स्टैनले लेन पूल एक इतिहासकार यानी ब्रिटिश इतिहासकार और लेखक रहे हैं। इन्होंने बाबर की आत्मकथा बाबरनामा के बारे में लिखा है कि उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य रही है। अगला है, भारतीय मरना जानते हैं, लड़ना नहीं। ये बाबर का कथन है, बाबरनामा में उसने लिखा है। और अगला कथन है कि जब उसकी यानी बाबर की मृत्यु हुई तो पूर्वकालीन मुसलमान राजवंशों की भांति मुगल राजवंश की जड़ें भी भारतीय भूमि पर जम नहीं सकी थीं। ये मैलेसन का कथन है। बाबर के बाद आइए हुमायूं से संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन हैं उनको जान लेते हैं। यह एक वफादार पत्नी का अपने स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक अथवा एक वफादार बीवी का अपने पति के लिए महबूबाना पेशकश थी। तो ये हुमायूं के मकबरे के संदर्भ में ये कहा गया है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी बीवी ने करवाया था और उसके बारे में कहा जाता है कि यह एक वफादार पत्नी का अपने स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक अथवा एक वफादार बीवी का अपने पति के लिए महबूबाना पेशकश थी। अगला है दोस्तों, हुमायूं की असफलता का एक मुख्य कारण उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता थी। ये लेन पोल का कथन है। दोस्तों, लेन पोल ने हुमायूं के बारे में लिखा है कि हुमायूं की असफलता का एक मुख्य कारण उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता थी।
एक और महत्वपूर्ण कथन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। ये भी लेन पोल का कथन है। अब आइए अकबर के संबंध में जो महत्वपूर्ण कथन हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, बनारस में शरीर के मध्य भाग में थोड़ा सा कपड़ा लपेटने के अलावा लोग नंगे बदन ही रहते हैं, ये राल्फ फिच का कहना है। और आप जान लीजिए, राल्फ फिच एक अंग्रेज व्यापारी था जो अकबर के दरबार में 1558 में आया था। उसने वाराणसी के लोगों के जो जीवन और दैनिक जीवन और उनकी दशा का वर्णन करते हुए लिखा है कि बनारस में शरीर के मध्य भाग में थोड़ा सा कपड़ा लपेटने के अलावा लोग नंगे बदन ही रहते हैं। दूसरा है कि सर्दी के मौसम में जो हमारा मई है, लोग रुई भरे अंग रखे और टोपियां पहनते हैं, ये राल्फ फिच का कहना है। और देखिए, लूट में इतने जवाहरात, सोना और चांदी, दूसरी मूल्यवान वस्तुएं मिली कि उनके एक अंश का भी हिसाब लगाना असंभव है। लूट के इस सारे माल में से आसफ खान ने दरबार को सिर्फ 200 हाथी भेजे और बाकी सब अपने पास रख लिया। ये अबुल फजल का कथन है। अगला है दोस्तों, जमींदारों को खुश करने के लिए उसने यानी अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अबुल फजल का है कहना। और मेरा एकमात्र लक्ष्य सत्य का अनुसंधान करना है, सच्चे धर्म के सिद्धांतों का पता लगाना और उन्हें उद्घाटित करना, ये अकबर का कथन है। अगला है दोस्तों, अलग अलग धर्मों के लोग अकबर के धीरज और खुले दिमाग को तरह तरह के रंग देकर पेश करने लगे। इबादत खाना उसे यश देने की बजाय अधिकाधिक अपयश दे रहा था। ये आरपी त्रिपाठी यानी इतिहासकार आरपी त्रिपाठी का कहना है। एक और विचार देखिए, शहंशाह अकबर पर जो विभिन्न प्रभाव पड़े, उनके फलस्वरूप उसके मन में धीरे धीरे किसी पत्थर की बाहरी रेखाओं की तरह यह विश्वास जगा कि सभी धर्मों में कुछ न कुछ विवेकी लोग हैं। इसलिए यदि कुछ न कुछ सच्चा ज्ञान सर्वत्र विद्यमान है तो सत्य को एक ही धर्म तक क्यों सीमित होना चाहिए। ये इतिहासकार बदायूनी का कथन है। अगला है, शहर दूर से आकर्षक लगते हैं परंतु अंदर प्रवेश करते ही सारी भव्यता संकीर्ण गलियों और भीड़ की हड़बड़ी में खो जाती है। ये मुगल काल के संबंध में फादर मांसरेट का कथन है। शहरों के बारे में, मुगल कालीन शहरों के बारे में उन्होंने लिखा है कि शहर दूर से आकर्षक लगते हैं परंतु अंदर प्रवेश करते ही सारी भव्यता संकीर्ण गलियों और भीड़ की हड़बड़ी में खो जाती है। मुगल काल में समस्त भूमि का स्वामी राजा होता है, ये कथन किसका है? तो ये बर्नियर का कथन है। और 1600 ईस्वी में भारत की आबादी 10 करोड़ थी, ये किसका मानना है? तो W.H. मोरलैंड। दोस्तों, W.H. मोरलैंड का कहना है कि 1600 ईस्वी में भारत की आबादी 10 करोड़ थी। अगला है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी जैसी वास्तुकला की कृति न तो अतीत में हुई और न भविष्य में होगी, ये स्मिथ का विचार है। और देखिए, फतेहपुर सीकरी पत्थर में प्रेम तथा एक महान व्यक्ति के मस्तिष्क की अभिव्यक्ति है, ये फर्ग्यूसन का कथन है। याद रखिएगा, फर्ग्यूसन ने फतेहपुर सीकरी के बारे में टिप्पणी करते हुए लिखा है कि फतेहपुर सीकरी पत्थर में प्रेम तथा एक महान व्यक्ति के मस्तिष्क की अभिव्यक्ति है। अगला कथन है दोस्तों, सम्राट अकबर सुंदर भवनों की योजना बनाता है और अपने मस्तिष्क और हृदय के विचारों को पत्थर और गारे का रूप प्रदान करता है, ये अबुल फजल का कथन है। और अकबर का मकबरा जो कि सिकंदरा में है, अकबर का मकबरा एक महान भारतीय शासक का पुण्य स्मारक है, ये हॉवेल का कहना है। आगरा तथा फतेहपुर दो बहुत बड़े शहर हैं, इनमें प्रत्येक लंदन से बहुत बड़ा तथा ज़्यादा घना है, ये 1585 में राल्फ फिच ने कहा था। राल्फ फिच आप जानते हैं कि ये एक अंग्रेज व्यापारी था और इसने आगरा और फतेहपुर के बारे में वर्णन करते हुए लिखा है कि आगरा और फतेहपुर दो बहुत बड़े शहर हैं, इनमें प्रत्येक लंदन से बहुत बड़ा और ज़्यादा घना है। अगला देखिए दोस्तों, ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थीं,
विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और सिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्विक शांति यानी सुलह ए कुल के सिद्धांत का पालन किया। ये जहांगीर के बारे में कहा गया है। दीन इलाही अकबर की साम्राज्यवादी भावनाओं का शिशु और उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का एक धार्मिक जामा था। दीन इलाही अकबर के अहंकार और निरंकुशता की भावना की उपज थी। ये इतिहासकार स्मिथ का कथन है। अगला कथन है कि यदि मैं कोई अन्यायपूर्ण कार्य कर बैठूं तो स्वयं अपने विरुद्ध फैसला देने को उठ खड़ा होऊंगा। ये अकबर का कथन है। और अकबर की राजस्व व्यवस्था प्रशासनिक थी। उसके सिद्धांत उच्च कोटि के थे और वे आदेश जो राज्य की ओर से कर्मचारियों को दिए गए थे संतोषजनक थे। ये स्मिथ ने अकबर के शासनकाल के बारे में लिखा है। अगला कथन है दोस्तों, अपने विशाल साम्राज्य का शासन करने के लिए उसने यानी अकबर ने जिस शासन का सावधानी से संगठन किया था वह उसकी ही प्रतिभा का प्रतिफल था। उसके समय में प्रशासकीय क्षमता अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। ये मजूमदार का कथन है। अगला है दोस्तों, अकबर ने इस्लाम की नैतिकता को इतना ऊंचा उठा दिया जितना ऊंचा वह पहले कभी न था। ये हेवेल का कथन है। और उसका यानी अकबर ने गुरुत्तर कार्य ये था कि शासन की हैसियत से उसने विभिन्न जातियों को और विभिन्न धर्मों को मिला दिया। उसका अकबर के बारे में टिप्पणी ये किसकी है कि अकबर का बड़ा कार्य ये था कि शासक की हैसियत से उसने विभिन्न जातियों और विभिन्न धर्मों को मिला दिया। ये लॉरेंस विनियन का कथन है। अकबर का राजतंत्र राष्ट्रीय राजतंत्र था। ये के.एम. पडिक्कर का विचार है। और बादशाह सलामत को संगीत के विज्ञान का ज्ञान इतना था कि जितना कुशल संगीतकार को भी नहीं था। ये अकबर की संगीत रुचि के संबंध में अबुल फजल ने लिखा है। और एक महत्वपूर्ण कथन देखिए, अकबर भारत के बादशाहों में सर्वश्रेष्ठ बादशाह और साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और व्यवस्थापक माना जाता है। ये लेन पोल का कथन है। दोस्तों, ब्रिटिश इतिहासकार स्टैनले लेन पोल ने कहा है, अकबर भारत के बादशाहों में सर्वश्रेष्ठ बादशाह है और साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और व्यवस्थापक माना जाता है। देखिए, राजा राम जाट ने अकबर की हड्डियों को खोदकर जला भी दिया। ये मनुची का कथन है। निकोलो मनुची एक इटालवी लेखक और यात्री था जो मुगल दरबार में आया था। उसने कई मुगल शासकों के समय में काम किया और उसने लिखा है कि राजा राम ने अकबर की हड्डियों को खोदकर जला भी दिया। मनुची का कथन है। और देखिए दोस्तों, यदि उसके बदले में मेरा कोई संपूर्ण खजाना भी ले ले तो मेरा सौदा मेरे फायदे में ही होगा। ये शिराजी नामक विद्वान की प्रशंसा में अकबर का कथन था। अब आइए जहांगीर से संबंधित महत्वपूर्ण कथन और विचारों को देख लेते हैं। उस बादशाह यानी जहांगीर के स्वभाव के बारे में मुझे ये सदैव प्रतीत हुआ कि वह चरम मात्राओं से निर्मित था, क्योंकि कभी वह निष्ठुर हो जाता था और कभी अत्यंत न्याययुक्त और सज्जन मालूम पड़ता था। ये टेरी का कथन है जहांगीर के बारे में। और देखिए, जहांगीर ने एक कथन कहा है कि ईरान सिर्फ शियाओं के लिए और तुर्की और तुरान सिर्फ सुन्नियों के लिए हैं, जबकि भारत में सुन्नी और शिया एक मस्जिद में तथा ईसाई और यहूदी एक चर्च में इकट्ठे होकर पूजा करते हैं। जहांगीर का कथन है। अगला है दोस्तों, जहांगीर के साथ मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा पतनोन्मुख हो गई थी। ये पर्सी ब्राउन का कथन है। पर्सी ब्राउन दोस्तों ब्रिटिश कलाकार और इतिहासकार रहे। ये कला के मर्मज्ञ और पारखी थे। इन्होंने जहांगीर के चित्रकला के बारे में लिखा है कि जहांगीर के साथ मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा पतनोन्मुख हो गई थी। पर्सी ब्राउन का कथन है। शाहजहां से संबंधित महत्वपूर्ण कथनों को देख लेते हैं। मुगल सरदार वर्ग विदेशियों का संगठन था। मुगल सरदार वर्ग जो है वो विदेशियों का संगठन था और इन लोगों ने एक दूसरे को दरबार में आने को प्रेरित किया। बर्नियर का कथन है, सोना चांदी दुनिया के सभी भागों में घूम घूम कर अंत में फिर भारत आकर जमींदोज हो जाते हैं और भारत सोने चांदी के लिए नापदान बन गया है। ये भी बर्नियर का कथन है।
और यहाँ पर देखिए किसानों के बारे में वर्णन करते हुए बर्नियर ने क्या लिखा है कि ज़मीन का एक टुकड़ा लेकर जब कृषक कृषि कार्य प्रारंभ करता है तो कर की अत्यधिक वसूली के कारण उसकी स्थिति खराब हो जाती है और वह कृषि कार्य छोड़कर अन्यत्र चला जाता है। शाहजहां के शासनकाल के अंतिम समय का वर्णन करते हुए बर्नियर ने किसानों की स्थिति के बारे में लिखा है। और देखिए दोस्तों, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण अपनी आध्यात्मिक संतुष्टि के लिए करवाया था, ये बेगले का कथन है। और उन प्रांतों के खेतों में न फसलें रही न कोई वृक्ष, उनके स्थान पर वहाँ चारों ओर मनुष्यों की हड्डियां बिखरी थीं, ये मनुची का कथन है। अगला है दोस्तों, शान शौकत के प्रेमी शाहजहां ने भारतीय साम्राज्य के गौरव को संसार की दृष्टि में बढ़ाने का पूरा प्रयत्न किया, डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी का कथन है। और देखिए शाहजहां के राज्यकाल में शांति और सुरक्षा थी और यात्रा बड़ी सुगम और सुरक्षित थी, चोरी अथवा डाके का कोई भय नहीं था, ये ट्रेवर्नियर का कथन है। अगला है दोस्तों, विजेता तथा व्यवस्थापक के रूप में अकबर सर्वश्रेष्ठ था, किंतु जहां तक राज्य की व्यवस्था और सुप्रबंध, वित्त तथा प्रत्येक विभाग के सुशासन का संबंध है, भारत में ऐसा शासक नहीं हुआ जिसकी तुलना शाहजहां से की जाए, ये खफी खां का मानना है। अगला है दोस्तों, कृषकों की विपन्नता साम्राज्य के सुदूरवर्ती भागों में थी। जहां तक सम्राट यानी शाहजहां की दृष्टि पहुंच सकती थी, वहां उसने लोगों के कष्ट दूर किए और न्याय संपादन किया, ये डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का कथन है। और देखिए, जब कोई भूख से बेजार आदमी अपने दिमाग में राज्य को नष्ट करने की बात ठान लेता है तो वह बादशाह के पास जाता है और कहता है, महाशय, अगर आप मुझे धन उगाहने और कुछ हथियारबंद सिपाहियों की भर्ती की इजाज़त दें तो मैं आपको इतने लाख दूंगा, ये मनुची का कथन है। अब आइए औरंगजेब से संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन और विचार जानते हैं। पुराने मंदिर को नहीं तोड़ना चाहिए लेकिन कोई नया मंदिर नहीं बनने देना चाहिए, ये औरंगजेब का कहना था। शहंशाह के धर्म की इस शक्ति और ईश्वर के प्रति उसकी निष्ठा की भव्यता के इस उदाहरण को देखकर गर्वीले राजा हतप्रभ रह गए और शक्ति की हालत में वे दीवार की ओर रुख किए बूतों की तरह खड़े रह गए। ये मुआसिर ए आलमगीरी का लेखक मुस्तैद खान ने अब मथुरा के केशव राम मंदिर के विध्वंस के बारे में लिखा है। अगला है, धर्म के मामलों में सांसारिक मामलों में क्या दखल है। धर्म के मामलों से सांसारिक मामलों का क्या दखल है और धर्म के मामलों में धर्मांधता के लिए कहाँ जगह है। आपके लिए आपका धर्म है, मेरे लिए मेरा। यदि आपका सुझाया ये नियम स्थापित हो जाए तो मेरा कर्तव्य सभी हिंदू राजाओं और उनके समर्थकों को खत्म कर देना हो जाएगा, ये औरंगजेब का कथन है। बीजापुर विजय संपूर्ण दक्कन और कर्नाटक की विजय की भूमिका है, ये जय सिंह ने औरंगजेब को लिखा था। और देखिए, एक महत्वपूर्ण कथन है कि मैं अकेला आया था और अकेला जा रहा हूँ, मैंने देश अथवा लोगों का भला नहीं किया तथा भविष्य में कोई आशा नहीं है, ये औरंगजेब ने आजम को लिखा था। दक्षिण में औरंगजेब के यश और शरीर दोनों की समाधि बनी, तो ये स्मिथ का कथन है। संगीत मुबाह है, वह न अच्छा है न बुरा, ये औरंगजेब का मत था। औरंगजेब का कहना है कि मैं बिना बांसुरी खासकर पखावज के संगीत नहीं सुन सकता, तो ये औरंगजेब का कथन है। और बांसुरी एक मत से प्रतिबंधित यानी हराम है, इसलिए मैंने संगीत छोड़ दिया, ये औरंगजेब का कथन है। जमींदारों, जागीरदारों और किसानों के बीच त्रिपक्षीय संबंध मुगल साम्राज्य के संकट और पतन का कारण था, ये किसका विचार है, तो ये इतिहासकार सतीश चंद्र का विचार है कि जमींदारों, जागीरदारों और किसानों के बीच त्रिपक्षीय संबंध मुगल साम्राज्य के संकट और पतन का कारण था। मुगल साम्राज्य के बाद आइए मराठा साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण कथन और विचार देख लेते हैं। मैं उन्हें हिंदू जाति द्वारा उत्पन्न किया हुआ अंतिम महान क्रियात्मक व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूँ, तो शिवाजी के संबंध में ये विचार सर यदुनाथ सरकार के हैं। उन्होंने शिवाजी के बारे में लिखा है कि मैं उन्हें हिंदू जाति द्वारा उत्पन्न किया हुआ अंतिम महान क्रियात्मक व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूँ। शिवाजी के बारे में ये किसने कहा है कि वो भारत का अंतिम हिंदू राष्ट्र निर्माता था, तो ये यदुनाथ सरकार ने लिखा है। शिवाजी लुटेरा अथवा अलाउद्दीन या तैमूर लंग का हिंदू संस्करण था, ये विचार खफी खां के हैं।
और शिवाजी की जावली विजय जानबूझकर की गई हत्या और संगठित छल कपट का परिणाम था, ये यदुनाथ सरकार का कथन है। यदि कभी महापुरुषों की महत्ता माताओं की प्रेरणा के कारण हुई हो तो शिवाजी के जीवन निर्माण में जीजाबाई का प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये महादेव गोविंद रानाडे का कथन है। और देखिए, ये प्रश्न बार बार आता है कि अब वक्त आ गया है कि जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार किया जाए तो हमारी सत्ता अटक से कटक तक स्थापित हो जाएगी। बाजीराव प्रथम का कथन है। देखिए, 2 हीरे नष्ट हो गए, 27 स्वर्ण मुद्राएं खो गईं और नष्ट हुए चांदी और तांबे की गणना ही नहीं की जा सकती। ये काशीराज पंडित ने पानीपत के तृतीय युद्ध में कहा था। तृतीय युद्ध के बारे में कहा कि 2 हीरे नष्ट हो गए, 27 स्वर्ण मुद्राएं खो गईं और नष्ट हुए चांदी और तांबे की गणना ही नहीं की जा सकती। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ, ये काशीराज पंडित का कथन है। और देखिए लास्ट में कि पानीपत का युद्ध मराठा साम्राज्य के लिए इतना हानिकारक सिद्ध नहीं हुआ जितना कि इस श्रेष्ठ शासक यानी माधवराव का असामयिक देहांत हानिकारक रहा, ये ग्रांट डफ का कथन है। ग्रांट डफ ने कहा कि पानीपत का युद्ध मराठा साम्राज्य के लिए इतना हानिकारक सिद्ध नहीं हुआ जितना कि इस श्रेष्ठ शासक माधवराव का असामयिक देहांत हानिकारक रहा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण कथन। इसमें हमने मुगल कालीन भारत और मराठा साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण कथन और विचारों को देखा जो विभिन्न विद्वानों, इतिहासकारों और शासकों द्वारा कहे गए हैं। तो ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।